हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइस, बेसिकली आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो टॉप 50 जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ये जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे लॉ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एंड इन्हीं में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बीच में वीडियो वीडियो में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो में बिल्कुल भी टॉप 50 क्वेश्चन है सबको करके जाएं। अगर नहीं आते फिर भी आपको रिवाइज हो जाएंगे। एंड एक बात और, इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, मतलब 2 दिन पूरे लगे हैं, क्योंकि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के डाले हैं एंड हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने टाइप किया ये जो आपके क्वेश्चन है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो जैसे कि दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे 1 में पूछा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो विच स्पेशल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंग्लैंड। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी संसदीय प्रणाली। कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली बेसिकली आपकी जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है आपकी। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नीति निदेशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन एंड राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा लक्षण जो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो जो आयरिश संविधान से जो अनुप्रेरित है वो है आपके नीति निदेशक सिद्धांत। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ऑप्शन ए में दे रखा है ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी में दे रखा है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी में दे रखा है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ऑप्शन डी में दे रखा है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो ब्रिटिश संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। जो भारत की जो सिस्टम है वो कौन से दूसरे सिस्टम से मैच करता है। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन इज मोर सिमिलर टू द फेडरल सिस्टम ऑफ विच कंट्री। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो जो भारत की संघीय व्यवस्था है तो वो आपकी कनाडा देश से संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, कनाडा व्यवस्था से। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो उसमें पूछा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी ली गई है? आपकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हमारा 6 के बारे में। 6 के बारे में बात करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, थोड़ा सा हम इसे इतना इसको पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन इन्विज्ड टू मेक पंचायत इन ऑल देयर स्टेज। पार्ट आपका 9th है, पार्ट 10th है, 11th है या 12th है। तो कौन से तीनों संपत्तियों में से ली गई है आपकी? वो ली गई है आपकी भाग 9। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं।
इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन रिलेटेड टू म्यूनसिपालिटीज। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 8, पार्ट 9 ए। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका भाग 9A, भाग 9A, क्योंकि जो भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसका जो आप बात करते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक इनके बारे में वर्णन किया गया है आपका नगर पालिकाओं के बारे में। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन मेंशन्ड। आपके पास तृतीय भाग में दे रखा या चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो चतुर्थ भाग में आपका भारत के मतलब वो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। एंड जो इनका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद वो 36 से लेकर 51 तक किया गया है आपका नीति निर्देशक तत्वों का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि संविधान के भाग फर्स्ट में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र, नगर पालिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध। ये तो वेरी सिंपल है कि संविधान के जो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन फाउंड। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो है भाग 3 में। एंड जो भाग 3 में जो आपके मूल अधिकार का जो उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है डियर स्टूडेंट, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डिटेल्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स गिवन। आपके ऑप्शन दे रखे हैं भाग 1 में, भाग 4 के में, भाग 2 में या भाग 4 में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, उसका राइट आंसर है जो भारतीय नागरिकों को जो मूल कर्तव्य का जो विवरण दिया गया वो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची का संबंध है द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन सी भाषाओं से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में आई थिंक जो दे रखा है वो भाषाओं से संबंधित रिलेटेड है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 को जो राइट आंसर है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। कौन सा? संविधान का 3रा अनुसूची। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, इतना बहुत है। इसमें पूछा है, थोड़ा सा हम ज़्यादा ही नीचे आ गए। हम आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 में थे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? आई थिंक इसी पे थे ना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 30 पे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? Which schedule of the Constitution lists the allocation of seats in the Rajya Sabha for each of the states and union territories? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा फर्स्ट शेड्यूल मतलब प्रथम अनुसूची, सेकंड शेड्यूल द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो राज्य तथा संघ राज्य आवंटन की किस सूची में दिया गया? वो दिया गया प्रथम अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 के बारे में।
सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा है राज्य में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डील्स विद ऑटोनॉमस डायरेक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हाँ, ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370 एंड अनुच्छेद सी में रखा 6ठी अनुसूची एंड या ऑप्शन डी 250। तो भारत क्या पूछा, अनुच्छेद अनुसूची संबंध स्वशासित जिला परिषद 6ठी से अनुसूची है डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों तथा 10 जिला परिषदों का स्वतंत्रता का प्रदान करती है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्यसभाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। 22 लैंग्वेज हैव बीन गिवन द स्टेटस फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच शेड्यूल आर दीज ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो इसके राइट आंसर है वो है आपका 8वीं अनुसूची में आई थिंक है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा क्या है कि हमारी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जा रही है, तो नहीं हम थोड़ा सा 16 के बारे में बात करेंगे। 16 के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंध में रिलेशन है। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन बी संघ राज्य और संवर्ती सूची के साथ, ऑप्शन सी भाषाओं के साथ, या ऑप्शन डी दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। ये मैंने अभी बात कर बताया कि जो 8वीं अनुसूची है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें 22 जो लैंग्वेज है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं के साथ रिलेशन रखती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 के बारे में, 17 के बारे में। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में, संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। मतलब विच आर्टिकल इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17। सो डायरेक्ट डिस्कशन जो इसमें राइट आंसर है वो अनुच्छेद 53 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। तो उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। तो आपके पास आर्टिकल 61 दे रखा है, आर्टिकल 75 दे रखा है, आर्टिकल 76 दे रखा है एंड आर्टिकल 85 दे रखा है। तो बेसिकली जो आर्टिकल 75 मतलब अनुच्छेद 75 के द्वारा हमारे जो राष्ट्रपति उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर 18 इज द राइट आंसर। नहीं, आई थिंक क्या पूछा, महाभियोग चलाया जा राष्ट्रपति पर, तो 61 के थ्रू चलाया जाएगा, आर्टिकल 61। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन मेड। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76। तो संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 63 में किया गया। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो उसने पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द
आर कोलिबिलिटी रेस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा? आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76. विच ऑप्शन इज द राइट? तो आर्टिकल 75 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? Which article of the Constitution laid down the basis rules regarding the constitution of the Council of Ministers? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356. Which option is the right? क्वेश्चन नंबर 21। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 75, मतलब अनुच्छेद 75 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियमों का निर्धारण करता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो उसमें पूछा है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा जो अनुच्छेद है आर्टिकल वो राइट है? विच इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 53, आर्टिकल 63, आर्टिकल 76, आर्टिकल 79. विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? तो डियर अनुच्छेद 76, मतलब अनुच्छेद 76 इज आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द राइट ऑप्शन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का उल्लेख करता है? विच आर्टिकल मेंशंस द मैंडेटरी गैप ऑफ 6 मंथ बिटवीन 2 सीजन ऑफ पार्लियामेंट? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें क्या पूछा है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के 6 माह का जो गैप होता है, मतलब अंतराल होता है, अनिवार्यता को उल्लेख करता है? तो वो करता है आपका अनुच्छेद 85 करता है। कौन सा करता है? अनुच्छेद 85 करता है, 6 माह का जो अंतराल का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो इसमें पूछा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद का अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो किस मतलब अनुच्छेद आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा? तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आर्टिकल 85 दे रखा है, आर्टिकल 95 दे रखा है, आर्टिकल 356 दे रखा है, आर्टिकल 365 दे रखा है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो आपका लोकसभा को हमारा क्या कर सकता है? डिसॉल्व, मतलब भंग कर सकता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 25 में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो हमारे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह मेंशन है, किस पार्ट में मेंशन है? आपके पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 6 में। विच ऑप्शन इज द राइट? क्वेश्चन नंबर 25। तो डियर स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है आपका हम कौन से क्वेश्चन पे थे? 25 क्वेश्चन पे थे। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन पे थे। तो इसमें पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट? तो वो थे हमारे ऑप्शन बी, मतलब पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो आपके आर्टिकल्स 12 से 35 तक हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे मतलब रिलेटेड है? तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल लेता हूँ। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स या वाई सिटीजनशिप्स। तो डियर स्टूडेंट मैंने अभी आपको जो पिछला जो क्वेश्चन बताया था वो आप में समझ गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 26 इज द राइट ऑप्शन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? इन विच कंट्री वाज कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन गिव टू फंडामेंटल राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? तो
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, और ऑप्शन डी संविधान का अनुच्छेद 16 से लेकर 40 तक। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर डिस्क्राइब्ड इन, मतलब कौन से मतलब अनुच्छेद से कहाँ से कहाँ तक है आपके भारत के मौलिक अधिकार, नागरिकों जो मौलिक अधिकार हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं नागरिकों के सिटीजनशिप के। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट इजलेटेड पार्ट। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्कशन भाग 3 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सर्वाधिक अलौकिक कहा है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। तो उसमें पूछा है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, वो सरलता से संशोधित नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यक्ष अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न हाउ मैनी आर्टिकल इन टोटल विच डील विद फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए में दे रखा 21, ऑप्शन बी में दे रखा 22, ऑप्शन सी में दे रखा 23 या ऑप्शन डी में दे रखा 24। तो क्या पूछा है कि भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो जो है 24 है आपके जो मूल अधिकार को वर्णन किया गया है पार्ट 3 में अनुच्छेद में। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं अब हम। तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट वर प्रोवाइड टू इंडियन सिटीजन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6745। तो वेरी सिंपल है, जो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारे जो सिटीजन है मतलब नागरिकों को जो मौलिक मतलब फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड किए गए वो टोटल 7 हैं। कितने हैं? 7। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। सो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो उसमें पूछा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। व्हेन वाज द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पास्ड। आपके अब दे रखे हैं ऑप्शन में ए में दे रखा है 1915, ऑप्शन बी में दे रखा 1952, ऑप्शन सी में दे रखा 1956, ऑप्शन डी में दे रखा 1959। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका। तो बेसिकली जो राज्य का जो पुनर्गठन जो अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 31 अगस्त 1950। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं अब। तो इसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 34 में कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र बने। 17 राज्य 9 संघराज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य 6 संघराज्य क्षेत्र बने, 15 राज्य 9 संघ क्षेत्र बने। जो बेसिकली जो 1956 जो राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था उसमें जो आपके जो बने थे उसमें आपके 14 तो राज्य बने थे और 6 संघराज्य क्षेत्र बने थे। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो उसने पूछा कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। At present, what is the number of state and union territory responsibility in the Indian Union? 24 and 8, 25 and 8, 29, 7, 29, 8. Which option is the right? Question number 35. तो basically जो I think 28 तो आपके जो हैं वो राज्य हैं एंड
28 राज्य हैं एंड 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित। तो आई थिंक जो इसका राइट आंसर है इसमें कोई सा भी नहीं है। बेसिकली जो आप गूगल पे सर्च मानना, जो आपके 28 राज्य एंड केंद्र शासित जो राज्य हैं वो 8 हैं। तो आई थिंक इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है क्वेश्चन नंबर 35 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में किस समय शामिल है इंडिया एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 25 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी में दे रखा है 24 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी में दे रखा 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी डी में दे रखा 21 राज्य 11 केंद्र शासित प्रदेश। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका जो राइट आंसर है तो 29 राज्य एंड 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं भारत में इस समय। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 37 में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी मान सकते हैं, हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो कितने हैं वो, ऑप्शन ए में दे रखा 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश। ऑप्शन बी में दे रखा 29 राज्य 7 संघीय प्रदेश जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सम्मिलित है। तो एंड सी में दे रखा 14 राज्य 6 संघीय प्रदेश एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो इसमें 29 राज्य 7 संघीय प्रदेश सम्मिलित हैं जिसमें आपका इंक्लूडेड दिल्ली आल्सो, क्योंकि जो हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली है इंडिया की। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, द्वारका एवं नगर हवेली, पांडुचेरी, नागालैंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो संघ शासित प्रदेश नहीं है वो नागालैंड नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप। तो कौन सा नहीं है, वो नहीं है आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। एंड हुज इलेक्शन द प्रोपोर्शनल रेस्पॉन्सिबल इलेक्शन सिस्टम इज अडॉप्ट इन इंडिया। आपके पास दे रखे हैं राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो डिशन भारत किसके चुनाव से अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। तो राष्ट्रपति के जो प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी जाती है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 41 में कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। टू हुम आर द मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सेंड। तो ये उच्चतम न्यायालय को ये सेंड किए जाते हैं, मतलब भेजे जाते हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। आर्टिकल 55 या अनुच्छेद 68, आर्टिकल 69 या आर्टिकल 71। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग प्रावधान दिया गया है आपको उच्चतम न्यायालय द्वारा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। हाउ मच टाइम द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स गेट फॉर द। आई थिंक 2 वीक्स मिलते हैं शायद, जितने को मेरे को मालूम है। 2 सप्ताह, हाँ 2 सप्ताह ही मिलते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्शन फॉर हाउ मैनी ईयर्स। 6, 5, 4, 3। आई थिंक 5 ईयर्स के लिए होता है आपका राष्ट्रपति का भी। एंड आई थिंक आपका मंत्रिपरिषद का भी, मतलब प्रधानमंत्री का भी। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है।
आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग मतलब अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग ये 5 वर्ष तक अपनी तो बैठा बना रहता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो ऐसे पूछा है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्णायक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्यों और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य द्वारा, एंड संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, या ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचन सदस्यों के द्वारा। ये क्वेश्चन आपको मेंशन करना है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 46 का। एंड मैं एक और क्वेश्चन दूंगा आपका, एक तो ये हो गया, एक लास्ट में क्वेश्चन नंबर 50 दूंगा। इन दो क्वेश्चनों को जो आपके आंसर बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, इसके बारे में 47 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, डियर स्टूडेंट की भारत के नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? विच कमेटी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेष लेखा समिति या सरकारी उपक्रम समिति। दो ये करती है आपकी लोक लेखा समिति के अकॉर्डिंग, ये नियंत्रक मालिक परिषद करती है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 48 में, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पर विरोधी दल के संसद सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति? तो ये की जाती है डियर स्टूडेंट आपकी लोक लेखा समिति के अकॉर्डिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो इसमें पूछा, किस संसदीय समिति को प्रकलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है? सरकारी उपक्रम समिति, नियम समिति, याचिका समिति, लोक लेखा समिति? आखिर थिंक लोक लेखा समिति को ही कहा जाता है, इसको कहा जाता है लोक लेखा समिति को। एंड अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 50 में दिया, निम्नलिखित वह प्राधिकारी कौन सा है? निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत के समेकित निधि से राज्य के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने पर सिद्धांतों को सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50, एक तो मैंने आपको दिया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 50। इनका जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड हाँ, अगर आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए, इस जो आपको मैंने बताई है, इसकी जो पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आपको जो हमारा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 6398304022 पर आपको मैसेज करना है। लेकिन मैसेज करने से पहले आपको एक काम करना होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और इस दोनों क्वेश्चनों को आपका जो दोनों क्वेश्चन दिए इनको आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने एंड उसका स्क्रीनशॉट देना है आपको सब्सक्राइब का, इस नंबर पर सेंड करना है आपको। ये नहीं, मैं और भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिक्स जिससे भी रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारी की सारी पीडीएफ मैं आपके व्हाट्सएप नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना, जैसे कि आपको हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि AU, DU, VHU आदि कॉम्पिटेटिव मतलब आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो आप हमें उसकी लिंक आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आई थिंक 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जहाँ पर हम ये डिस्कस करते रहते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम रिगार्डिंग। एंड अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जुड़ना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इन दो क्वेश्चनों का आप आंसर जरूर दें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।